अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की स्टोरी मुझे समीर भाई ने भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपका? मेरा नाम समीर है और मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए हैं, लेकिन राजस्थान का सफ़र आज भी उसका जिक्र करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं अपने दोस्त के कहने पे इंडिया गया था। जयपुर के एक बिज़नेस सेमिनार के बाद मुझे वहाँ के कुछ इलाके घूमने का शौक़ हुआ। एक लोकल गाइड मिला, नाम था राघव। उसने कहा, साहब आप राजस्थान आए और डेजर्ट नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। एडवेंचर का शौक़ था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने अगले दिन सुबह एक जीप अरेंज की और हम डेजर्ट की तरफ रवाना हो गए। शुरू में सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूरज की रोशनी रेत पर चमक रही थी, हवा तेज़ थी और दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मंजर बदलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी खुशकी और बोझलपन भर गया। जीप के शीशे के बाहर मुझे कभी कभी कुछ अजीब साए दिखते, लेकिन झांक कर देखता तो बस रेत हिलती नजर आती। मैंने मजाक में राघव से कहा, इस डेजर्ट में तो जिन भी घूमते होंगे। उसने चुप करके मुझे देखा और फिर बोला, साहब यहाँ मजाक भी ना कीजिएगा, कहीं भारी ना पड़ जाए। उस वक्त मुझे उसकी बात पर ज़्यादा यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन पर वो बातें कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली थीं। दोपहर तक हम एक छोटे से गांव पहुंचे। वहाँ कुछ पुराने कच्चे घर थे और लोग अजीब सी नज़रों से हमें देख रहे थे। एक बुढ़िया हमें रोक कर कहने लगी, बेटा सूरज ढलने से पहले डेजर्ट से वापस आ जाना, रात को रेत इंसानों को निकल जाती है। मैं हंस दिया, पर राघव का रंग उठ गया। उसने बुढ़िया को कुछ नहीं कहा और मुझे खींचकर जीप में बैठा लिया। शाम तक हम एक पुराने डेजर्ट की हवेली में पहुंच गए, जो अब गेस्ट हाउस में तब्दील कर दी गई थी। वहाँ का मंजर ही कुछ और था। ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर पुराने नक्श और हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की बू। हमें एक कमरा दिया गया। कमरा ठीक था, लेकिन ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। राघव ने मुझे खामोशी से कहा, साहब एक बात याद रखना, रात को इस हवेली के अंदर जो भी आवाज़ सुनो दरवाज़ा मत खोलना। मैं हंस के बोला, तू भी ना क्या फिल्मी बातें कर रहा है। लेकिन उसकी आंखों की घबराहट ने मुझे भी परेशान कर दिया। और फिर रात आई। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मैं जब राजस्थान की उस हवेली के कमरे में रात को लेटा तो सोचा था कि ये बस एक एडवेंचर होगा, लेकिन रात ने मेरी सोच ही बदल कर रख दी। शाम को हमने रोटी और सब्ज़ी खाई। फिर मैं कमरे के बिस्तर पर लेट गया। बाहर से हवा चलने की आवाज़ आती थी, जो पुरानी हवेली की खिड़कियों से टकरा कर गुजरती थी। थोड़ी देर तक तो मैंने मोबाइल स्क्रॉल किया, लेकिन राजस्थान के सहरा में सिग्नल कमज़ोर थे। आखिर नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली, मगर अचानक मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास सरगोशी कर रहा है। मैं झटके से उठ बैठा। कमरा अंधेरों से भरा था। सिर्फ एक छोटा लैंप चल रहा था, जिसकी धुंधली सी रोशनी थी। राघव बिस्तर पर सोया हुआ था, या मुझे लगा कि वो सो रहा है। फिर मुझे आवाज़ सुनी। कोई दरवाजे पर हल्का सा खटखटा रहा था। आवाज़ धीमी थी, लेकिन सीधा मेरे दिल तक घुस गई। मुझे तुरंत राघव की बात याद आई, रात को कोई आवाज़ सुनो दरवाज़ा मत खोलना। मैं पसीना पसीना हो गया। आंख उठाकर देखी तो राघव अपने बिस्तर पर सीधा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे नींद में हो। उसकी सांसों की आहट तेज़ थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहा हो। दोबारा दरवाज़ा बजने लगा। इस बार आवाज़ के साथ एक और खौफनाक चीज़ हुई। कोई औरत की आवाज़ आई, बहुत हल्की सी आवाज़, दरवाज़ा खोलो, बहुत प्यास लगी है। मेरी रूह कांप गई। मैंने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन झांकने के लिए उठा। जैसे ही नज़र खिड़की की तरफ गई, मेरी सांसें रुक गईं। खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था, एक औरत का साया, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में गायब था। बस एक लंबी चादर और रेत से लिपटे हुए पैर नजर आ रहे थे। वो धीरे धीरे खिड़की के पास से गुजरी और हवा के साथ रेत भी हिलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन भी कांप रही हो। उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं ज़रा सा भी आवाज़ करूँगा तो वो चीज़ खिड़की तोड़कर अंदर आ जाएगी।
मैंने खौफ के मारे बिस्तर पर दोबारा लेटने का फैसला किया। राघव की तरफ देखा, उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था। वो होंठों से कुछ पढ़ रहा था और उसकी उंगली हवा में गोल गोल घूम रही थी। मैंने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की, पर उसने आंखें नहीं खोली, सिर्फ इतना बोला, चुप रहो, आवाज़ ना दो। ये सुनकर मैं और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मतलब वो आवाज़, वो साया, वो क्या था? उस रात में एक पल के लिए भी नहीं सोया। बस आंखें बंद करके सोचता रहा कि अगर दरवाज़ा खुला तो हम दोनों ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे। और फिर आधी रात के बाद दरवाज़ा खटखटाना बंद हो गया। लेकिन सच पूछो तो वो सिर्फ इब्तदा थी। असल खौफ तो अगले दिन शुरू हुआ। रात किसी तरह गुजर गई, मगर मैं अभी भी बेचैन था। जैसे ही सूरज निकला और सहरा की रेत पे पहली किरण पड़ी, मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। दिन की रोशनी में सब खौफ दूर हो जाता है, पर मैं गलत था। मैंने आंखें मलकर देखा तो कमरे में रेत की पतली सी परत बिछी हुई थी, जैसे रात भर हवा के साथ रेत अंदर आ गई हो। लेकिन खिड़की और दरवाजे दोनों बंद थे। राघव चूल्हे के पास बैठा था और पुराने स्टील के लोटे से पानी पी रहा था। उसका चेहरा बहुत उदास और थका हुआ था। मैंने उससे पूछा, राघव, रात को तुमने भी आवाज़ सुनी थी? दरवाजे पे कोई था। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, यहाँ जो दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो अक्सर होता है। तुम्हें बस चुप रहना था। उसके अल्फाज ने मेरे दिल में और भी ज़्यादा खौफ भर दिया। दिन चढ़ते ही हम दोनों हवेली के बाहर निकल गए। सहरा की गर्मी जैसे सब कुछ जला रही थी। रेत के टीले दूर तक फैले हुए थे और आसपास कोई निशाने हयात नहीं था। राघव ने कहा, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ख़तरनाक है। हवेली में सिर्फ एक और रात गुजारना पड़ेगी, फिर सुबह मैं तुम्हें वापस गांव ले जाऊंगा। मैं हैरान हो गया, एक और रात कैसे गुजारेंगे? दोपहर को गर्मी से बचने के लिए हम वापस हवेली के अंदर चले आए। मैंने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। हर दीवार पर पुरानी तस्वीरों के निशान थे, जो अब रेत और अंधेरों में ख़त्म हो चुके थे। एक कमरे में मुझे एक पुराना संदूक मिला। उसके ढक्कन पे मिट्टी जम गई थी। जब मैंने उसे खोला तो अंदर सिर्फ कुछ सूखे हुए कागज़ और एक छोटी मूर्ति थी, जो किसी औरत की शक्ल में बनी थी। उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल वही था जो मैंने रात को बाहर देखा था। लंबी चादर और धुंधला सा रूप। मेरी सांसें रुक गईं। मैं संदूक बंद कर ही रहा था कि पीछे से राघव की आवाज़ आई, उसे हाथ मत लगाना। मैं घबराकर पीछे पलटा। राघव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मेरे हाथ से मूर्ति उठाकर वापस संदूक में डाली और कहा, ये यहाँ की मलिका थी। जब सहरा इस इलाके को निकलने लगा, उसने मौत को मना कर दिया। अब वो ना इंसान है ना रूह, बस सहरा में इधर उधर भटकती रहती है। उस वक्त मेरी समझ में आया कि रात को जो आवाज़ दरवाजे पे थी वो यही थी। शाम होने से पहले एक अजीब वाक़या हुआ। हवेली के अंदर मुझे पानी की बहुत हल्की हल्की टप टप की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ के पीछे गया तो देखा एक पुरानी दीवार से पानी की बूंद टपक रही थी, लेकिन वो पानी का रंग लाल था, जैसे खून हो। मैं चीखकर राघव को बुलाने लगा, पर जैसे ही वापस पलटा, सामने हवेली के बरामदे में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और पैर रेत में आते धंसे हुए। वो बस एक ही लफ्ज़ बार बार बोल रही थी, प्यास। मैं बेजान होकर जम गया और इसी वक्त राघव ने मुझे ज़ोर से खींचकर एक कमरे के अंदर धकेल दिया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फुसफुसाकर कहा, जो कुछ भी हो बाहर मत निकलना। दरवाज़ा बंद करने के बाद कमरे के अंदर सिर्फ हम दोनों थे, मैं और राघव। बाहर से अब भी उस औरत की प्यास की गूंज सुनाई दे रही थी। हर लफ्ज़ हवेली की दीवारों को से टकरा कर लगता था, जैसे पूरे सहरा में चीख रहा हो। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। मैंने धीमी आवाज़ में राघव से पूछा, ये कौन है और हम अंदर बंद क्यों हैं? राघव ने बस मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो राज था जो मैं समझना ही नहीं चाहता था। वो धीरे से बोला, वो इस हवेली की मलिका है। पानी से बेपनाह मोहब्बत थी उसे। जब सहरा बढ़ता गया और पानी ख़त्म होता गया, उसने अपनी रूह कुर्बान कर दी, लेकिन प्यास कभी ख़त्म नहीं हुई। अब जो भी यहाँ आता है वो उसका शिकार बनता है। शाम ढल गई और अंधेरा कमरे में उठने लगा।
हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, बस रेत की हल्की हल्की खराश और हवेली की खामोशी। अचानक दरवाजे पे थप थप हुई, धीमी सी, जैसे कोई उंगलियों से खटखटा रहा हो। फिर वो ही आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, प्यास लगी है। मेरी जान निकल गई। मैं दरवाजे के पास भी नहीं जा रहा था, लेकिन राघव उठकर दरवाजे के करीब गया और अंधेरों में उसने कुछ पढ़ा, ऐसे लफ्ज़ जो मुझे समझ नहीं आए। उसकी आवाज़ तेज़ होती गई और वो दरवाजे पर ठस से ज़ोर के झटका लगा। हवेली की दीवारें हिल गईं और उसके बाद एक तेज़ चीख की आवाज़ गूंजी। रात के आखिरी पहर में मैंने सोचा सब ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा, फर्श पर एक लाल दाग बना हुआ था। धीरे धीरे वो दाग बढ़कर एक नदी जैसा हो रहा था। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन दाग से एक हाथ निकला, पतला काली रेत जैसा हाथ। वो रेत से बना हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। उस हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चीख कर उठा, राघव। राघव ने तुरंत एक छोटी मशाल जलाई और उस हाथ पर रेत फेंकी। वो हाथ जला जैसे हवा में घूम गया हो, फिर हवा में घुल गया। राघव ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, इस रात पहला शिकार होगा। तुमने उसे खुद बुलाया है, अब तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। मेरी आंखों के सामने हवेली के बरामदे में दो साए उभर आए, एक छोटी सी लड़की का साया और एक बूढ़ी औरत का। दोनों के चेहरे नहीं थे, बस रेत से बने हुए थे। वो दोनों एक ही आवाज़ में बोल रही थीं, प्यास प्यास, हमें पानी दो। हवा इतनी तेज़ चलने लगी कि हवेली की छत हिलने लगी। रेत के बड़े बड़े बादल हवेली के अंदर घुस आए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार समझ गया कि यह हवेली जिंदा है। हर डर, हर चीख, हर साया इस सहरा का हिस्सा है। और फिर राघव मेरी तरफ मुड़कर बोला, अब तुम्हें फैसला करना होगा, बचना है तो उसके सामने जाना पड़ेगा। राघव की बात से मेरे होशो हवास उड़ गए। मतलब मैं उसके सामने जाऊंगा, जिसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, जिसने खून से बना हाथ भेजा, जो हर पल प्यास कहती है, लेकिन वहाँ बैठे रहना भी मौत था। राघव ने मुझे एक छोटी मशाल दी और कहा, याद रखना, इस रोशनी को बुझने मत देना, अंधेरों में वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मैंने कांपते हाथों से मशाल पकड़ी और राघव के पीछे हवेली के अंदर के गहरे रास्तों में चला गया। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे, हवेली एक भूल-भुलैया बन गई थी। हर मोड़ पर टूटी हुई दीवार, कभी रेत से भरे हुए बर्तन और कभी ऐसे कमरे जहां सिर्फ हड्डी के जुमरट पड़े थे। मेरी मशाल की रोशनी मुझे दीवार पर पुरानी तस्वीरों का अक्स दिखा रही थी। एक औरत सफ़ेद पोशाक में, उसकी आंखें बिल्कुल काली, और हर तस्वीर में एक मटका उसके साथ था। राघव रुककर धीरे से बोला, ये है मलिका सहरा। कहते हैं जब तक इस हवेली के अंदर पानी का एक कतरा भी था, उसकी रूह कैद रही, लेकिन जब सब सूख गया तो वो आज़ाद हो गई। आखिरकार हम एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक सूखा कुआं था और उस कुएं के किनारे पर वो औरत खड़ी थी, सफ़ेद पोशाक, घुटनों तक बाल और चेहरा इतना अंधेरा जैसे कोई नीला साया हो। उसने सिर्फ मुझे देखा और फिर उसकी आवाज़, वही आवाज़ जो हवेली भर में गूंजती थी, प्यास लगी है समीर। मैं जम गया। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था, तो वो मुझे कैसे जानती थी। राघव मेरे कान में फुसफुसाहट से बोला, वो तुमसे कुछ चाहती है। अगर तुमने मना किया, तुम भी यहीं रेत में दफन हो जाओगे। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम मुझे क्यों बुलाती हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो धीरे से मुड़कर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ प्यास थी। बस एक कतरा खून, उसमें पानी का एहसास है। एक बार दे दो, तुम बच जाओगे। मैं समझ गया, वो सिर्फ खून चाहती है, इंसानों का खून। मुझे दो रास्ते दिख रहे थे। अगर मैं खून दे देता, शायद वो मुझे छोड़ देती। अगर मना करता तो मैं उसके हाथों मर जाता। लेकिन मेरी रूह चीख रही थी, ये झूठ है। एक बार दिया तो वो बार बार मांगेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने हिम्मत करके मशाल ऊंची की और ज़ोर से चिल्लाया, मैं तेरा शिकार नहीं बनूंगा। उसकी चीख हवेली हिला गई।
रेत का तूफान कमरे में घुस आया, दीवारें गिरने लगी। राघव भी घबरा गया और बोला, समीर भाग, ये अब रुकने वाली नहीं है। मैं और राघव भागकर हवेली के बाहर की तरफ दौड़ने लगे। हर रास्ते से रेत के हाथ उभर रहे थे, हर दीवार से उसका साया निकल रहा था। वो चीख रही थी। मैं बस मशाल को जोर से पकड़कर भाग रहा था। मुझे लग रहा था हवेली खुद मुझे निगलना चाहती है। आखिर दूर एक बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया। राघव ने जोर से धक्का मारा और हम दोनों बाहर गिर पड़े, सीधा ठंडी रात के सहरा में। पीछे से हवेली की चीख सुनाई दी, जैसे उसकी रूह को किसी ने फाड़ डाला हो। और फिर सब खामोश। उसके बाद हम फौरन जीप में बैठे और गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में ही सुबह हो गई थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया और मैं वापस पाकिस्तान भी आ गया। लेकिन वो रात मुझे आज तक नहीं भूलती। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसे मज़ीद कंटेंट के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं बताता चलूँ कि कल वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हर संडे को स्पेशल एपिसोड आती है, तो कल एक स्पेशल एपिसोड आएगी, देखना ना भूलें।